जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बड़े दिनों बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और इस समय मुझे उम्मीद है कि आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने में रहते हैं, जिस भी सुदूर गांव में या किसी भी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो बारिश जरूर हो रही होगी। तो बारिश का लुत्फ उठाएं। और इस साल देखा जा रहा है कि मानसून में अच्छी खासी बारिश हिंदुस्तान में देखने को मिली है। तो एक सवाल मैं आप लोगों से छोटा सवाल पूछता हूँ। ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में कंसेप्ट होता है एल नीनो और ला नीना का। इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट जब अटलांटिक सी और इनफैक्ट इंडियन ओशन में होता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बारिश ज्यादा आती है? इन दोनों में से वो कौन सा इफेक्ट होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री की, सॉरी, ज्योग्राफी की अच्छी खासी समझ है तो पोटेंशियली क्वेश्चन आ सकता है इस साल ये। ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए एल नीनो और ला नीना में डिफरेंस क्या होता है। बहरहाल, इस बारिश, ये जो रोमानियत लेके आती है, इस रोमानियत के बीच में भी आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, बिकॉज ये, इनमें भटकना नहीं है। आखिरी के दिन है कुछ, और आने वाले दिनों में इनफैक्ट अभी तो अ, जो त्योहारों के जो वक्त आएगा उसमें और ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। और कम वक्त पेपर भी सितंबर के महीने में है, और उससे पहले काफ़ी अच्छे खासे त्यौहार आ जाते हैं। अक्टूबर में भी इस बार काफ़ी फेस्टिवल हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों को अक्टूबर में भी एग्जाम पड़ेगा। लेकिन जैसे कि राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो कंफ्यूज उसमें आपको भटकना नहीं है। ठीक है, तो आपको आज मेरे सुर शायद थोड़े अलग लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भटकना नहीं है आखिरी के दिनों में। और 20 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, और तकरीबन आज 17 जुलाई है, तो 20 सितंबर, 20 जुलाई मान लेते हैं, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 2 महीने का मोटा मोटा आपके पास समय बचा हुआ है। प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जुड़वा लो मेरे से। भटकना मत यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इस साल भटकोगे अगले साल फिर लौट के यहीं पर आओगे। मैं जानता हूँ, मैं रग रग से वाकिफ हूँ। जिंदगी के 11 साल मैंने जीएस और बाकी तमाम जो जनरल स्टडीज की चीजें होती है, इंग्लिश और मैथ्स वगैरह, ये पढ़ते ही गुजारी मैंने। अब मुझे पता है इसका कोई और छोर नहीं मिलता। जीएस कभी नहीं खत्म होती। आप लोग थक जाओगे, आप पूरे खत्म हो जाओगे, लेकिन जीएस नहीं खत्म होगी। बस इतना शॉर्ट में आप लोग इतना समझ लो। अपने को बस यही करना है कि हम लोग रैंडमनेस जो एग्जाम की उसको कम कर सकते हैं, और उसी को कम करने का कोशिश भी कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो ये, एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर बोल लो, या फिर रिवीजन कम लेक्चर लर्निंग सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी। इसकी पहली वीडियो मैंने आपको 2019 के स्टार्टिंग के 10 जो सेट थे, वो मैंने आपको कवर करा दिए थे, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दी थी उसमें। और आज की इस वीडियो में, मतलब टेलीग्राम पे शेयर कर दिया मैंने, अगले 10 शिफ्ट शेयर कर दिया। 2024 के मैंने 5 शिफ्ट और इसमें अटैच कर दिए, बिकॉज इसमें टोटल 65 शिफ्ट है 2024 में, तो 5 कर दिए। आने वाले दिनों में 2 पार्ट में 30-30 करके मैं कर दूंगा। 5 मैंने अभी इसलिए करे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि 2024 में स्टार्टिंग की एक तरफ से 5 की शिफ्ट है स्टार्टिंग की, कितने ज्यादा इरेलीवेंट क्वेश्चन थे, क्या था, क्या लूसेंट किताब अगर हम 10 बार या 50 बार पढ़ लें तो क्या उतने से काम हो सकता था। बिग क्वेश्चन, उसका आंसर मैं आगे आपको वीडियो में दे दूंगा। ये वो 2019 वाली सीरीज है जो मैंने आपको शेयर कर दी टेलीग्राम पे, आप लोग देख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दी मैंने, और जो बातें मुझे लिखनी थी वो भी मैंने यहाँ लिख दी। अब जरा ध्यान से सुनना, जो 5 शिफ्ट मैंने एनालाइज करी 2024 की, इसमें सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी। ये पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है, बिकॉज 2024 तक के मैंने गो थ्रू कर रखे हैं पेपर अच्छे से, तो मुझे सारे पेपर्स पता है, मतलब कहाँ पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी, सब मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी, तो प्लीज ध्यान से देखना। थोड़ा क्विकली मैं चीजें करूंगा, बिकॉज आंसर्स बताना मेरा मतलब फंडा नहीं है, रादर मुझे आपको चीजें बतानी कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक छोटी बात और है, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, 2024 में जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, आप लोगों के पास ऑफिशियल स्कोर कार्ड तो होगा, उससे एक बार देख के मुझे आप छोटी बात इतने बता देना कि आपका एग्जाम किस डे पर हुआ है, मतलब किस दिन हुआ है, और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, और आपका रॉ स्कोर कितना था, और एवरेज स्कोर, मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना था। ठीक है, ये 4 बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, स्लैश डाल डाल के, ये स्लैश लिख देना ऐसे। इससे होगा ये कि मुझे एक बार एवरेज नॉर्मलाइजेशन का ना बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। अभी तो मुझे पता है कि 15 नंबर से ऊपर एवरेज नॉर्मलाइजेशन हुई है, काफी मेरे पास आंकड़े हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है खुद से, ठीक है, तो आप लोग इस बात को शेयर कर देना। ठीक है, देखते हैं हम लोग कुछ छोटी बात की। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने 2024 में कि मानसरोवर एक जगह है मेघालय में, तो यहाँ पर बारिश वारिश बहुत होती है, ये सब चीज हमको पता है। ठीक है, सपेटा सवाल है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले खासी जनती गारो हिल्स, इन हिल्स, तीनों हिल्स मेघालय में, इन तीनों में से कहाँ पर है? आप बोलोगे ये तो साहब हमें कैसे पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखें, पिछले सालों में किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को पता नहीं भी होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैंने इस पेपर को देखा था, मैं देख ही रहा था, तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ, मैंने कहा ये तो डायरेक्टली रिपीट है, और देखो ये रहा। 2024, ये 24th क्वेश्चन है। 2024 में ये क्वेश्चन आया कि मानसरोवर, अपने को जगह पता है बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मेघालय किस हिल पर है? तो खासी इज द राइट आंसर, अगर ना पता हो तो। ठीक है, ऐसे अनजाने में आपको पता नहीं चलेगा तो रिपीट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, छोटी बात है, तो कोई ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लैंड बॉर्डर्स कौन से, सी बॉर्डर्स कौन से इंडिया के, देख लेना इसमें। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 7th क्वेश्चन, आप लोग जरा इस पर रोशनी डालें कि 1919 एक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, मॉडले मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। ठीक है, 1919 वाला मॉडल मिंटो है। जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे
जब फॉर एग्जांपल भारत जब ब्रिटिश ने टुक ओवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से 1858 में, वो कब हुआ, मतलब 1858 में हुआ। उसके अलावा जो 1793 में जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जितने भी आए, चाहे वो काउंसिल एक्ट हो, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाए हो उन्होंने, सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए, सारे एक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट किस में आई, या फिर मान लो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला जो कंसेप्ट चलता था पहले इनका, जब चार्टर एक्ट आया था उस समय क्या था, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब इन इन एक्ट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बाकी सालों में, ठीक है। वो आगे जब मैं आपको 22-23 के पेपर्स वगैरह दूंगा ना तो उसमें भी दिखेगा, लेकिन पहले से पढ़ के रखो उनको, ठीक है। 2023 का टीयर, अब सीजीएल का टीयर 2 का पेपर जरूर देख लेना, जीएस वाला, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन काफी एमटीएस में रिपीट हो रहे हैं, मैंने ये देखने को मुझे मिला है। तो क्योंकि करक्यूमिन जो कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड टर्मरिक में पाया जाता है, इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन टीयर 2 में था, इसमें 4 कंपाउंड के नाम लिख रखे थे, काली मिर्च वगैरह में भी क्या क्या पाया जाता है वो सब चीजें उसमें लिखी थी, तो आप उसको एक बार देख लेना, टीयर 2 का पेपर जरूर देख के जाना, सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी, ठीक है। जीएस सेक्शन उसका 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। मतलब सीएचएसएल में 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक छोटी बात और ये समझिए आप लोग कि जैसे हाँ, ये रबी सीजन जो है, रबी खरीफ सीजन आपको पता होगा, इनकी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, पहली बात ये समझ लो। उसके बाद ये किस सीजन में होता है, जैसे अपने को तो जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको पता होगा कब कब चीजें चलती हैं, ठीक है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप ऐसे अंदाजा लगाएं कि नहीं नहीं नवंबर में जो धान की बुआई होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है, लेकिन स्टार्ट कब होता है वो ये यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। रबी सीजन जिसमें कि गेहूं, वो गेहूं होते हैं, ठीक है, खरीफ जिसमें धान होते हैं, तो आपको लगेगा कि इस समय हो रहा है, बट वो स्टार्ट कब होता है, स्टार्टिंग यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, हिंदी में सीजन्स के नेम, हेमंत ऋतु कब होती है, मैं आपसे किस महीने में पूछ लूं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऑटम स्प्रिंग तो पता होगा, हेमंत हेमंत भी टाइप में ऐसे पूछ लेता हो, हेमंता ऐसे लिख देगा, हे बनता ऐसे, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एक छोटी बात और आप समझ लो, 2019 जैसे कि 2019 22 23 पिछले सालों में, मतलब हर साल जो गवर्नमेंट के एक्ट्स आते हैं जो लोकसभा में पास होते हैं, मतलब जैसे कि बड़े बड़े एक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मेसी का एक्ट है, पिछले सालों में जैसे कि मान लो मेडिकल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, एमसीआई था, अब वो नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, तो उनको एडिट कर, मतलब उनको अमेंड करके बनाया जाता है। तो आप पीआरएस की वेबसाइट पे जाना, ठीक है, इसकी मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही क्या है, पीआरएस की कुछ है, मतलब ऐसे लेजिस्लेटिव रिसर्च की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो prs.com पे जाना आप लोग, वहां पर जाके जितने भी लोकसभा, जितने भी पार्लियामेंट में बिल आए हैं, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, बस उनके नाम पढ़ लेना, ठीक है, कि ओरिजिनली कौन सा एक्ट था। जैसे फार्मेसी एक्ट 2023 में एक्ट अमेंड करा गया, ओरिजिनली 1948 में था, एक बात। दूसरी बात ये, आप इसको मिडिल जो वैल्यू बताई मैंने आपको, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 1950 हटा दो, 47 48 49, तो मिडिल वैल्यू 48 आ गई, तो वही आंसर है आपका। लेकिन ये मतलब चिंदी चोरी वाली ट्रिक मत लगाना आप, prs.com पे जाना, वहां पे जाके देख लेना कौन कौन से एक्ट को अमेंड करा गया, ज्यादा बड़े बड़े एक्ट नहीं होते हैं, मतलब छोटे मोटे ही रहते हैं मोस्टली, तो उनका ईयर देख लेना, ऑरिजिनेटिंग ईयर कौन सा है, ठीक है। जैसे कि अभी क्या भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो वो कब था, ठीक है, मेरे ख्याल से 1840 था शायद, वो आईपीएस आईपीसी की धारा 1840 में, इंडियन पिनल कोड वाला 1840 था शायद, तो वो ओरिजिनली कब का था वो देख लेना, ठीक है। तो ये लिमिट मत करना कि 2023 ही देख रहे हो आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ 19 20 21 22 23, मतलब मोटे मोटे देख लेना एक्ट, 19 से तो मत देखना, लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक के जितने भी मेजर मेजर अमेंडमेंट हुए उनको जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इससे सीजीएल एग्जाम टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 2 2022 और 2023 ये दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन प्यार से सॉल्व हो सकते थे, मतलब वहां से अगर आप देख लेते ना, वो शायद कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कुछ था, इसमें कुछ 2-3 कम्युनिटीज को उसमें मतलब शेड्यूल ट्राइब में रखा गया था, वो किन किन स्टेट में लग रही थी, ये चीज वहां पर दी हुई थी पीआरएस में। ये तो मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ। और जस्ट अ सेकंड, बाकी चीज़ मैंने लिख दी जो जो आप लिखनी। अच्छा, आपको अगर कोडिंग ना पता हो मैं बता दूं, जिस पे गोला बनाया मतलब उस पर थोड़ी आपको रिसर्च करनी, जिस पे टिक करा है वो अपने डायरेक्टली नोट्स में लिख लेना, ठीक है। या तो अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मतलब आपको दिमाग में याद रहे तो, अगर ना याद रहे तो नोट्स पे लिख लेना। बाकी जो गोला बनाया ना उस पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये गोला मैंने इस पे बना दिया, ठीक है, इंटेंजिबल साइट्स, अब मैंने यहाँ लिख दिया कि जो यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स हैं 2023 में 2024 में किसको किसको ऐड करा गया है, ठीक है। जैसे कि अ, अरे वो आयम कहाँ पर है, साउथ में, केरला में, आई एम कोझिकोडे। तो हाँ, वो कोझिकोडे वहाँ का कोई यूनेस्को साइट में किस चीज में इंटेंजिबल हेरिटेज में किस चीज में ऐड करा गया, ग्वालियर में किसको करा गया, तो इस तरीके से आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया और गोला भी बना दिया, तो थोड़ा सा आपको इतना तो गैस आपके अंदर कॉमन सेंस होगा ना कि इंटेलिजिबल साइट को अंडरलाइन करा है, यूनेस्को की देखनी है मुझे, इसीलिए मैंने गोला बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट ये एक्स्ट्रा करना है आपको। अब ये देखो, 181 आर्टिकल है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में जो स्पीकर होता है उनके लिए आर्टिकल है, ठीक है। मतलब उन्हीं से संबंधित है वो, मतलब उस समय वो लीड नहीं, वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, चेयर नहीं कर सकते लोकसभा को। उसी तरीके से लोकसभा का कौन सा आर्टिकल होता है, जब भी उन पर मान लो कोई
प्रस्ताव जारी होता है कि उनको हटाना है हमको स्पीकर को। तो उस समय स्पीकर कभी भी मतलब वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलता है, अध्यक्षता नहीं कर सकता उसकी, ठीक है। अध्यक्षता नहीं कर सकता और वोट नहीं कर सकता कभी। मान लो उसी के लिए वोटिंग होगी ना, 100 लोग हैं, 100 लोगों में 50-50 वोट आएंगे, तो कास्टिंग वोट नहीं डालेगा। जब 50-50 बराबर के वोट हो जाएंगे तो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता वो, मतलब अपने आप को बचा नहीं सकता वो, कहने का मतलब ये, ठीक है। वो इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, बस आर्टिकल देख लेना, ठीक है। आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कुछ फेमस टर्म्स, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, इन तीन के तो देख के जाना कम से कम। किसी की आर्चरी, बास्केटबॉल से फालतू की देखना मत, बस ये देख लेना। छोटी बात मैंने यहाँ पे और लिख दी कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये दो सिस्टम चलते हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब अलग अलग में। जो मोस्टली गवर्नमेंट के सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है या फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और ये सब सिस्टम चलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम जो होता है ना, यूनिटरी जिसे कहते हैं, उसमें इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये फीचर्स देख लेना। ये लिखे रहते हैं, लूसेंट में लिखे हुए हैं। और ये देख लेना कि उधार कहाँ कहाँ से लिया हमने संविधान, उसको एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है। तो यहीं पर आपका रिवीजन भी हो जाएगी। एक ये कुछ पता नहीं अजीब सा कुछ पूछ रखा है, स्वदेश दर्शन में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कुछ निकाला है, तो इसमें ना कितनी सिटीज को ऐड करा गया है। तुक्का मारना है, मार देना, मिडिल वैल्यू ट्रिक लगा देना। देखो हाईएस्ट वैल्यू हटा दो और जो बची वैल्यू उसकी मिडिल वैल्यू ले लो, यही आंसर है आपका, ठीक है। सेल को पूरा फिर से रिवाइज करो, जैसे मैंने लिख दिया सेल रिवाइज अगेन, तो यहाँ गोला भी डाल दिया मैंने। इसका जो भी आंसर न्यूक्लियस है, लेकिन बाकी और चीजें रिवाइज करो कि इनका क्या क्या रोल है, मतलब किसको सुसाइडिंग बैग्स कहते हैं या फिर जो भी है, आप उसे रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब उस मोमेंट पे रिकॉल करो। पटकाई हिल्स, पटकाई बम बोल दो, पूर्वांचल में है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखो रिकॉल बाकी हिल्स, मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, टेलीग्राम पे हैं, उस नोट्स में जो लिखा हो उनको रिकॉल करो। हिल से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। चालीसा खत्म करी थी किसने करी थी, बलवान ने करी थी, ठीक है, आसान बात है। लेकिन बाकी फीचर्स याद करो, खिलजी ने क्या करा, तुगलक ने क्या करा, वो रिकॉल्स करो एक बार। कौन कौन लाया, कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि पहले इंडिविजुअल जो वो था वो कौन लाया था शूटिंग में, शायद अभिनव बिंद्रा लाए थे। शायद वही लाए थे, हाँ हाँ, ठीक है। तो ओलंपिक का सब कुछ देख लो। ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट करा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एस्टेब्लिश कब हुआ, पहला गोल्ड कौन लाया, इंडिविजुअल में कौन लाया। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। इस पे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है। क्वेश्चन है कि रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब आंकड़े देख के आप घबरा जाओगे। रेवेन्यू डेफिसिट कुछ नहीं होता, जितना सरकार ने खर्च करा, जितना पैसा आया उसके बीच का डिफरेंस, खत्म, सिंपल। ये चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, वो आंसर माइनस में आएगा तो समझ जाना, प्लस में आएगा तो डेफिसिट। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, सिंपल है, आसान बात है। ईडी के पूछ रहे डायरेक्टर कौन है, ईडी के डायरेक्टर पूछे तो बाकी लगे हाथ हम लोग ये भी देख लेते हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको इसको एनालाइज करना है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। पीडीएफ है, ईडी का, सीबीआई का, जीएसटी का, आईटी का, आईबी का, रॉ का, और बाकी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर ऑर्गेनाइजेशन आती है उनके हेड देख लेना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनको देख जरूर लेना, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये कब आया, 2000-2001 के बीच में ये हुआ, ठीक है। कुछ पुरानी स्कीम्स की ना एक बार स्कीम याद कर लो, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, स्टार्ट कब हुई, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। अब ये पता नहीं, मुझे शायद रिकॉल ना हो रहा है या जो भी, उसको अपने नोट्स में लिख देना। पहली बार मैंने इसको देखा या फिर शायद मैं रिकॉल ना कर पा रहा हूँ अभी, तो अपने नोट्स में अटैच कर दो। नई चीज देखो तुरंत उसको अटैच कर लो, ठीक है। एक छोटा कंसेप्ट आप और लगा सकते हो, इटेमोलॉजी कंसेप्ट होता है, मतलब वर्ड को पढ़ के ना आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ से ताल्लुकात रखता होगा। जैसे कि बुत्तु कम्मा, अगर आप कम्मा वर्ड को देखो, आप केवल कम्मा वर्ड को, तो आपको कहाँ का वर्ड लग रहा है, पंजाब का तो मुझे लग नहीं रहा है, सिक्किम त्रिपुरा मुझे नहीं लग रहा, तेलंगाना मतलब सदर्न स्टेट का कहीं हो सकता है, ठीक है। हम जस्ट टेलिंग कि इटेमोलॉजी से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप इसे टिक मार सकते हो, अदरवाइज आप इसको अपने नोट्स में लिख भी लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गया तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। एक ही कुछ कोई क्वेश्चन आया हमसे पूछ रहा है कि मोलर मास वगैरह, देखो मुझे मोलर मास निकालने कभी मैंने पढ़ा होगा किसी जमाने में, मुझे याद नहीं, और आपको भी याद नहीं होगा, आई होप, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह याद रहता है, अब ऐसे तो मैं याद करने नहीं बैठ रहा। मिडिल वैल्यू ट्रिक से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर से मिडिल वैल्यू ट्रिक लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन आपने ऊपर लगाई थी वो ट्रिक, ठीक है, तो उसमें आपको +3 मिलेगा, इसमें -1 जाएगा तो फिर भी +2 के आप फायदे में ही रहोगे, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू ट्रिक लगाने से घबराने की जरूरत नहीं है। राग दीपक पूछ रहा है किस म्यूजिशियन से संबंध रखता है, तानसेन से रखता है, अच्छा। अब ये तानसेन कहाँ से संबंध रखते हैं ये बता दो, मतलब ग्वालियर से हैं, कहाँ से हैं, गोरखपुर से, आई डोंट नो, देख लो एक बार, ठीक है। फेमस रागा जैसे राग भैरव हो गया, राग द्रुपद हो गया, ये किस किस ने, मतलब इस कौन इनके क्या बोलते हैं ओरिजिनेटर कौन थे, कौन से ताल्लुकात रखते थे, ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। क्वेश्चन आता है इस पे 22-23 में आया हुआ है, मैंने फिजूल की चीज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहाँ पर है, मैथन रिवर, मतलब क्या मैथन का पार्ट है, मैथन रिवर के ऊपर, मैथन तो रिवर भी है शायद, हाँ मैथन रिवर का ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैथन रिवर का ही है। एस्टेब्लिश्ड ईयर किस साल में एस्टेब्लिश हुआ, ये लास्ट ईयर पूछा था, 2022 या 23 में किसी मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, लेकिन 22-23 में आया था। देख लो किस साल आया था, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अच्छा देखो ये देखो, मतलब भूख हड़ताल के तहत मरे थे, अगर आप लोग इनमें देखो, मैं तभी रेवोल्यूशनरी थे, टेररिस्ट भी इन लोगों अंग्रेज इनको टेररिस्ट कहते थे, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी इनको रेवोल्यूशनरी कहते हैं।
तो जतिंद्रनाथ दास, ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली हिट हो गया ना एग्जाम वालों, सोचो कितना टफ क्वेश्चन आपको मालूम होगा अगर ये आपको फैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा है तो, बिकॉज ये सारे ही क्रांतिकारी थे और रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन था, तो बड़ा समझ रहे हो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए पॉइंट ब्लैंक पे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। समझ रहे हो, ये आपको लूसेंट में गिवन है। अभी मैं पिछले साल का अगर कहीं मुझे टकराएगा क्वेश्चन 20 या 21 में, तो आपको दिखा भी दूंगा, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा जहां तक। एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, अभी जब मैंने पिछला सेट आपको कराया ना 10 शिफ्ट, उसमें पूछा गया था कुछ कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, जिसमें कुछ शायद अ, ये बेक्ड ब्रिक का कुछ क्वेश्चन ऐसे था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट था इससे संबंधित क्वेश्चन वो। इसी तरीके से बाकी शिफ्ट में मतलब आप समझ गए ना कि प्रोसेस क्या है। जैसे कि ये देखो, बॉडी मास इंडेक्स का इसका कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सर्च कर लेना क्या होता है, मान लो अगले साल आ गया, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मिडिल वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो उसको आप। देखो 25 से हाईएस्ट वैल्यू हटा दो, 16 18 22 से बीच की वैल्यू क्या आएगी, नहीं वेट 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 वेट, ये इसमें उल्टी ट्रिक, अच्छा मिडिल वैल्यू को उल्टा लग गया, सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इसको देखा नहीं, एक मिडिल वैल्यू ये भी कई बार मतलब लगाई जा सकती है, बट इसको मत लगाना, छोड़ो, मिडिल वैल्यू से नहीं होगा, छोड़ो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मत करो मत करो। नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माय बैड। ठीक है, ये नहीं होगा, मिडिल वैल्यू से नहीं होगा। एक बात कान खोल के सुन लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने सुना होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ये मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आता गलत मत करना इकोनॉमी का। कैपिटल रेसिट्स एंड रेवेन्यू रेसिट्स, मैं पेपर अभी आउट कर रहा हूँ, उससे जरूर क्वेश्चन आएगा और आपको पता होना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू कैपिटल रेसिट का पार्ट है कि नहीं, ये तो बता दोगे, आसान बात है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फॉरेन से इंटरनेशनल बोरोइंग्स लाए हो आप, ठीक है, उस बोरोइंग्स का जो इंटरनेशनल बोरोइंग्स आप लाए हो, मान लो आप आईएमएफ से 10 लाख मतलब 10 करोड़ 10 अरब रुपए लेके आए हो, और जो उसका ब्याज दोगे वो ब्याज कैपिटल रेवेन्यू रेसिट्स होता है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आप आईएमएफ से पैसा लेके आते हो, जो उसको ब्याज दोगे आईएमएफ को वापस, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, होगा कंफ्यूज, बस ये कंफ्यूजन ही आती है क्वेश्चन में। रेसिट्स भी देख लेना और एक्सपेंडिचर भी देख लेना, रेवेन्यू कैपिटल दोनों का, ठीक है, अच्छे से याद कर लो बिल्कुल, क्योंकि बच्चे गलत करेंगे, उन्होंने गलत करा आपने सही करा, 7 नंबर का लीड आ गया, बस काम खत्म। एक बार आपने एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया, जो और बंदों ने स्टैंडर्ड क्वेश्चन गलत कर दिया, समझो वो बाहर हो गया, आप इन हो गए, बस दैट्स द बॉटम लाइन, सिंपल बात है, 7 नंबर की लीड हो गई, बहुत बड़ी लीड होती है। एक छोटी बात थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फट करना, मैंने लिख दिया बाकी, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, तो एक बार देख लेना कि इसमें टॉप की 3 स्टेट कौन से हैं, नीचे वाले लोअर 3 स्टेट कौन से, टॉप केरला रहेगा और सबसे नीचे अनफॉर्चुनेटली बिहार रहेगा, बट एनीवेज। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ये देखते चलना। लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, ठीक है, पिछले साल में भी आया हो, पिछले साल ये पूछा कि लता मंगेशकर अवार्ड कौन सी सरकार देती है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग समझ रहे हो, कितना क्वेश्चन ना मिलते जुलते आते हैं। इसके अलावा लूसेंट का अपना वर्चस्व है, उसको प्लीज अंडरमाइन मत करना, क्योंकि उसको पढ़े बगैर अगर आप सोचो कोई और बुक पढ़ लो, वो आप ना, मैं कैसे बोलूँ कि ना, एक तरीके से खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। मान लो कोई भी बुक है मार्केट में, मैं आपसे एक छोटी बात पूछता हूँ, आपने सुना होगा एक बड़ा ही प्रसिद्ध कहावत है कि री इन्वेंटिंग दी व्हील अगेन, पहिए का आविष्कार एक बार हो गया है, तो उसका आविष्कार दोबारा क्यों करना भाई, ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री की मान लो आपकी एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स हैं, जैसे बिपिन चंद्र है और रामचंद्र गोवा है और शेखर बंदोपाध्याय, प्लासिड पार्टीशन, तमाम किताबें, ये सब ना रेफरेंस मटेरियल है, और बाकी और एक वो कौन है यार, वो मैंने मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो वो सब वो लिखती हैं, ठीक है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं, तो वो सारे रेफरेंस बुक्स हैं हिस्ट्री की, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बाकी पविंदर सविंदर सिंह है और माजिद हुसैन है, खुल्लर है, बहुत सारी किताबें। तो इन सब किताबों से जीएस का कंटेंट बनता है, इन्हीं सब किताबों का निचोड़ लूसेंट में लिखा हुआ है, और ये जो बंदे अलग अलग अपनी किताबें लॉन्च करते हैं, पीडीएफ लॉन्च करते हैं, ये री इन्वेंटिंग दी व्हील अगेन कर रहे हैं। जब लूसेंट किताब है तो भाई 4-50 हजार की किताब क्यों ला रहे हो। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि लूसेंट में ना कुछ चीजें ऐसी जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने पिछले साल के उठा के देख लो, कहीं भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, कहीं आपसे नहीं पूछेगा कि अमेरिका की क्रांति में या फ्रांस की क्रांति में क्या निकला, कौन कौन उसके लीडर्स थे, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, क्वेश्चन इसका टॉपिक ही नहीं ना, वो इसलिए नहीं पूछेगा। तो इस लूसेंट में से क्या फिगर आउट करके निकालना है, जो ट्रिम करके निकालना है, आपको कुछ पन्ने फाड़ के निकाल लो, उन्हीं पन्नों से माल आता है बस, घिसे पिटे क्वेश्चन आएंगे बस। और वही क्वेश्चन आप लोग देखोगे प्रीवियस सर्वे में, मैंने सब मार्क कर रखे हैं, आप खुद जब प्रीवियस सर्वे देखोगे आप पाओगे उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेगालिथ क्वेश्चन देख लो, ये पूछ रहा है कि मेगास मतलब ग्रेट, लिथास मतलब स्टोन, अब ये किस किस लैंग्वेज में, मतलब क्या है, ये किससे आता है, ग्रीक से आता है कि लैटिन से आता है, इंग्लिश से तो नहीं आता, ये तो आपको पता है, हिब्रू से भी नहीं आता, छोड़ो उसको। ग्रीक और लैटिन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि काफी सारे वर्ड्स जो वर्ल्ड में प्रचलन में वो सब लैटिन से आए हैं, ठीक है, लैटिन का इलाका जो वो
रोमन एम्पायर, वो जो मेडिटेरियन के अगल बगल वाला इलाका है वो वाला, ठीक है। और ग्रीक तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो सकते हो इन दोनों में, लेकिन लूसेंट में गिवन है, क्लियर कट मेंशन है मेगालिथ्स के बारे में। कोई फैंसी कोर्स पीडीएफ बुक वगैरह में वहां तो मेंशन है ही, वहां से पढ़ने की क्या जरूरत है जब लूसेंट में लिखा हुआ है। सो दिस इज द थिंग, रीइन्वेंटिंग द व्हील, इसमें थोड़ा आपको झंझट में कम पड़ना है। जिंदगी को कीप इट सिंपल सिली, जो किस स्ट्रेटजी मेरे चैनल पे लिखी भी हुई है डिस्क्रिप्शन में, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, कीप इट सिंपल सिली, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। ये सिर्फ जीएसई थोड़ी, इसके बाद और भी इसके अभी अच्छा, ये एक चीज, छोटी चीज मैंने ये भी लिख दी जगह जगह पे कि ना रीड दिस, जहां पे मैंने रीड दिस लिख दिया ना, उससे पोटेंशियली अगले साल क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जैसे बेंदी खलम फेस्टिवल है, इसमें क्या होता है, ठीक है, तो अगले साल हो सकता है आपको लिख के दे दे, कोई पूछ लेगा कि 4 फेस्टिवल के नाम है, ये किस में होता है, समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन घुमा के फ्रेम होता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम हॉल में कंफ्यूज भी हो सकते हो, हालांकि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कुछ। पूछ रहा कि इंडिया के फोक डांस कौन से हैं इसमें से, सतारिया, भरतनाट्यम, बिहू, मोहिनीअट्टम। एग्जाम हॉल में आप शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंडर प्रेशर आप कंफ्यूज हो इसमें क्लासिकल डांस कौन सा है, मतलब बिहू भी क्लासिकल में आता है कि नहीं आता है, तो शायद इतनी कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम हॉल में। वाई? बिकॉज जब हम लोग ज्यादा कंटेंट पढ़ते हैं ना, तो जो आसान बातें भी होती है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, इनकरेक्ट पेयर निकालना है, हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 1.5 मिनट लगा दो, हो सकता है, क्योंकि ना रबी पैडी चावल, अब खरीफ की फसल लगी, रबी की फसल हो सकता है एग्जाम हॉल में थोड़ा सा, या आपसे मक्का में पूछ लूं। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने मक्का खुद बोई है, तो उनको पता है कि खरीफ की है कि रबी की है, ठीक है, कब बोई जाती है। लेकिन इन अदर सेंस में अगर आपको होता हो तो कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, ठीक है। एक सोयाबीन से क्वेश्चन मुझे अभी यहाँ देखो रिकॉल हो गया, प्रीवियस मैंने देखा था, सोयाबीन जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट पूछा था। एक सोयाबीन रिसर्च करके कुछ वो भी है, इंडियन आईसीएमआर का, नहीं, आईसीएआर का सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। ये इसका पूछा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मध्य प्रदेश के किसी स्टेट में, मुझे नाम एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन था, ये एमटीएस में आया था। तो आप समझ रहे हो, जब हाईएस्ट प्रोड्यूसर उसका मध्य प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है उसका हेडक्वार्टर भी मध्य प्रदेश में ही होगा। आप समझ पा रहे हो प्रीवियस ईयर की मदद से हम लोग कितना एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करते हैं। अब लगे हाथ हमने रबी खरीफ की सारी फसल रिकॉल कर ली इसी जगह से, इसीलिए मैंने इसका नाम आरसीएल सीरीज रखा है, रिवीजन कम लर्निंग। रिवीजन भी कर रहे हैं हम लोग, लर्निंग भी कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के माध्यम से। तो बस इतना ही मुझे बताना था। आई गेस काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि एक-एक चीज़ को सॉल्व करा के दिखाऊँगा तो मैं काफ़ी, मतलब वो हो जाएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे पद्मश्री अवार्ड है, ये आर्ट्स के फील्ड वाले जो मिले हैं 2022 में, मतलब किसी भी साल में पर्टिकुलर ईयर में, तो वो आर्ट्स के फील्ड वाले देख लेना आप, किस-किस को मिले हैं, ठीक है? किस चीज़ से संबंध में मिले हैं। अब जैसे 2024 के बारे में 2022 का पूछ लिया, तो शायद इतना आपको याद ना हो, तो क्वेश्चन इर्रेलेवेंट है, बट स्टिल द पॉइंट इज़, जैसे मान लो 2023 वाले, 24 वाले आपको देख रहे हैं, तो ये देख लो कि आर्ट्स के फील्ड में किस-किस बंदे को मिले, डांस में मिले हैं, म्यूजिक जिसमें मिले, तो वो किस, मतलब थोड़ा उनके बारे में जान लेना कि मतलब मान लो डांस में मिला है, तो किस किस चीज़ का डांसर है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा, और डूएबल है, इतना असंभव नहीं। मैंने आपके लिए काम बहुत आसान कर दिया, वरना आप लोग पूरे रट्टे लगाने बैठ जाओगे। पद्म अवार्ड्स के, मतलब जितने भी हैं, पद्म विभूषण और श्री सारे आप याद याद करने बैठ जाओगे, याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आता नहीं उससे। मोस्टली बस आर्ट से आते हैं, पद्मश्री से आएंगे, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, क्योंकि वो बहुत थोड़े लोगों को मिलता है, वो तो आपको अदरवाइज भी याद हो जाएंगे, 3 4 लोगों को ही मिलता है बस, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी। भटकना मत बस, ये भटकने के दिन हैं, और ये मैंने जैसे बताया कि रूमानियत वाले दिन चल रहे हैं, और ये रूमानियत बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, और आलस भी आएगा। एग्जाम आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप लोग बस एग्जाम को बस आप लक की नजर से देख लीजिए, लक लक बेस्ड, लक बेस्ड, लक बेस्ड। लक बेस्ड नहीं है भाई। इंग्लिश को इतना आप अच्छे से करके जाओ कि इसमें 70 प्लस या फिर एटलीस्ट 69 नंबर तो लेके आओ, 23 क्वेश्चन तो ठीक करके लेके जाओ, उसके बाद आप जीएस में जैसा परफॉर्म करोगे हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, 30 नंबर तो गिरी हालत में ले ही आओगे यार, 10 क्वेश्चन तो ठीक कर ही लोगे 25 में से, 100 नंबर एक अच्छा खासा स्कोर कह सकते हैं। हालांकि एग्जाम क्लियर नहीं होगा इतने में, लेकिन एक डिसेंट स्कोर है। इसके बाद जो आप जो गैम्बल करोगे, मतलब 10 क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट कर ही लोगे, उसके बाद 2 3 4 5 क्वेश्चन कुछ तो एक्स्ट्रा में गैम्बल करके लाओगे ना पॉजिटिव में, तो उधर से जो भी आपको मान लो 3 4 क्वेश्चन है, तो 109 110 नंबर बनेंगे। 110 नंबर इज मोर देन इनफ, मार्क माय वर्ड्स, मोर देन इनफ। कोई रोक नहीं सकता, आप खुद नहीं रोक सकते आपको अपने आप को नौकरी देने से। वो बात अलग है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ना जाओ, लेकिन मिल जाएगी 110 में, आराम से मिल जाएगी। कोई भी सालों कुछ हो, आई नो द पूल ऑफ कैंडिडेट, कैसे बंदे बैठते हैं, कितना उनको आ रहा है, कितना ज्यादा कंफ्यूजन है उन लोगों में। बिकॉज यूट्यूब पे जो ना वीडियोस बनाते हैं लोग, ये काम बहुत आसान कर देते हैं आप लोगों का, ठीक है। जितने बंदे यूट्यूब पर हैं, जितने लोग शांति से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अलग है। एक अलग लीग है, और एक यूट्यूब पर जो प्रोफेशन देख रहे हैं, ये सेट ऑफ पीपल अलग है, ठीक है। ये दे आर स्टिल कंफ्यूज, दे आर स्टिल वेरी मच कंफ्यूज कि डेली 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 देख रहा है। व्हाट आई एम टेलिंग, मतलब कब से मैं बता रहा हूँ, कोई 1.5 महीने से कि ये ऐसे ऐसे करना है, बट वो नहीं, उनको डेली वीडियो चाहिए। कुछ बंदे कमेंट भी करते हैं मेरे पास कि आपकी डेली वीडियो, डेली वीडियो। अरे डेली वीडियो मैं तो दे दूंगा, घाटा आप ही का यार, मेरा कुछ घाटा नहीं उसमें।
तो वीडियोस, डेली वीडियोस यूट्यूब पे इनके पीछे मत भागो। यहाँ तक थोड़े लोग सुन रहे होंगे, मुझे लगता है 100-85 लोग सुन रहे होंगे, बाकी लोग तो चले गए होंगे दूसरी वीडियोस पे। तो ये दूसरी वीडियो ना, दूसरी दुकान पर, फिर दूसरी दुकान पे कुछ और वो सर्च करेंगे। मतलब वो उनकी खत्म नहीं होगी कभी, वो खत्म नहीं होगी ना, अगर वो नेवर सेटल वाला अगर अप्रोच रहेगी तो फिर दिक्कत है, ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा, फिर नेवर सेट आपको सेटल होना ही पड़ेगा एट पॉइंट ऑफ टाइम। वो कैप की जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, कई पॉइंट रहते हैं ना, मैं सबको डिस्कस कर लेता हूँ इसलिए। वोकैब की जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है टेलीग्राम के ऊपर, उसका पार्ट 2 मैं आपको दूँगा। उस पार्ट 2 में देखो ज़्यादा कुछ बचा है नहीं वैसे कराने के लिए, बिकॉज़ वोकैब की जो पीडीएफ मैंने आपको दी है, उसको प्लस जो नीतू सिंह मैम के पीछे, मतलब जो उनकी बुक के पीछे लिखी हुई है, वो वाली वोकैब। ये 2 वोकैब अगर आप कर लोगे ना, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट जो दूँगा ना, उसमें ज़्यादा कुछ रिलेवेंट कंटेंट मुझे दिख नहीं रहा। मतलब बहुत थोड़ी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि मैं इसमें स्पेलिंग्स वगैरह अलग से और लिख के दे दूँ, क्योंकि स्पेलिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, आसानी स्पेलिंग गलत कर दोगे आप लोग। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 जो है उसमें बहुत थोड़ी चीज़ें ऐड करने के लिए, ये स्टैंडर्ड है, बस इतना बेयर मिनिमम है, इतना कर लो यार, 80-90% हो जाएगा, 70-80% भी कर लोगे ना, तो ठीक है यार। आपने लोगों ने हज़ार-हज़ार याद करी, आपने थोड़ा याद करी, आरओआई समझो ना, आपने कितना कम एफर्ट लगाया, कितना ज़्यादा आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न्स मिल गए। समझो, दिमाग का उपयोग करो, अगर नहीं करोगे तो भाई लोग 500-500 टॉप 500 अरे टॉप 500 याद करने में पेज ढीले हो जाएँगे भाई, हज़ार-हज़ार दे देते हैं, टॉप 1000 तो आप मतलब समझ रहे हो नहीं पाएगा कभी, जो हो नहीं पाएगा वो करना बेकार है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और ये दोनों सेट मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।